बेटा सोप आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था, आज डिटर्जेंट की बारी है। तो देखिए डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट शुरू कराने से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने पढ़ा था कि सोप को जब एसिडिक वाटर या फिर हार्ड वाटर में डाला जाता है तो वो स्कम बनाती है, स्कम फॉर्म होता है। स्कम क्या है? स्कम होते हैं करड़ी पिपिटी, यानी कि झाग नहीं बनता बल्कि उसमें दही जैसे फटाफटा सा दूध होता है, इस तरह का उसमें करड़ी पिपिटी बनते हैं। क्यों बनते थे ये? क्योंकि सोप का फॉर्मूला ऐसे था C17H35COONA। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था सोप का, आपको पता है कि सोप का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एक पार्ट उसका कोवलेंट होता है और एक पार्ट उसका आयोनिक होता है। ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि कोवलेंट तो जो डर्ट है उसके साथ अटैच होगा और आयोनिक पानी के साथ, इसलिए हमें साबुन का स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए कि एक तरफ से कोवलेंट एक तरफ से आयोनिक। अब बारी आती है, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती थी कि सोडियम और ये जो ग्रुप है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सी बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए जब भी सोडियम को क्लोराइड आयन या सल्फेट आयन या फिर क्लोराइड या सल्फेट आयन दिखाई देते थे, यानी कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते थे, तो वो तुरंत क्लोरीन के साथ या सल्फेट के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट करके वहाँ से निकल जाता था। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है स्कम फॉर्मेशन की। प्लस में CaCl2, तो ये कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए उसके साथ ये ग्रुप डबल लगेगा CH3CO2Ca प्लस में 2NaCl। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। तो ये वो स्कम है, ये वो वाइट पिपिटी है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि ये जो हार्ड वाटर और एसिडिक वाटर में काम नहीं कर पा रहा साबुन, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया कि ये जो COO ग्रुप है ना, जिसके साथ सोडियम अच्छी बॉन्डिंग नहीं कर रहा, इसको रिप्लेस कर दिया जाए। किससे रिप्लेस किया जाए? सल्फेट ग्रुप से। सल्फेट ही क्यों चुना? क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो ये दोनों साइड से जोड़ लेगा, इधर से सोडियम को, इधर से इस बाकी ग्रुप को, तो इसीलिए डबल। और सोडियम सल्फेट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये दोनों ही, ये स्ट्रॉन्ग बेस में से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में से आता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है इनकी, इसीलिए इसको चुना गया। तो ये वाला पार्ट तो सब नेचुरली था। अब जो डिटर्जेंट बनाया जा रहा है वो पूरा का पूरा सिंथेटिक है। तो अब डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH2 SO4 ग्रुप है, यहाँ सल्फेट ग्रुप है जो ऐसे जुड़ता है OSO3Na। ये डिटर्जेंट है। ये डिटर्जेंट का फॉर्मूला, इसका नाम है सोडियम लॉराइल सल्फेट। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा CH3 बीच में बेंजीन रिंग, इसके साथ वही SO3Na। और इसका नाम क्या है? इस ग्रुप से यहाँ से जुड़ेगा बेटा, यहाँ से नहीं, पैरा पोजीशन ये है, इसका नाम होगा बेंजाइल पैरा डोडेकाइल सल्फेट। पैरा पोजीशन क्या होती है? ये बेंजीन रिंग होती है, तो इसमें यहाँ मान लिया OH ग्रुप जुड़ा है या कोई भी और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, तो उससे नेक्स्ट की दोनों पोजीशन होती है ऑर्थो, दोनों साइड जो पोजीशन है ना ऑर्थो, उसके बाद की जो दोनों पोजीशन होती है वो होती है मेटा, और जो तीसरी पोजीशन होती है बिल्कुल आमने सामने होती है वो होती है पैरा, इसलिए यहाँ जुड़ा होता है ग्रुप बेंजाइल पैरा डोडेकाइल सल्फेट। ये डिटर्जेंट के नाम और फॉर्मूले दोनों चीज़ें हैं। अब इसके बाद बारी आती है, ये इसमें इसका प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल सिंथेटिक है, लैब में बनता है, पूरी तरह से सिंथेटिक है। अब बारी आती है, इसकी जो स्ट्रक्चर और वर्किंग है वो भी हमें अलग से नहीं पढ़नी है। स्ट्रक्चर, वर्किंग, क्लींजिंग एक्शन सब कुछ बिल्कुल सोप जैसा है। कैसे? वही इधर से हाइड्रोकार्बन ग्रुप, वही इधर से आयोनिक, ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे आपने सोप में पढ़ा है, अलग से हमें कुछ नहीं पढ़ना।
लेकिन जो मेन यूनिट होती है, मेन यूनिट, उसमें शुरुआत किससे हो रही थी? कैस्टर ऑयल या किसी भी फैटी एसिड से हो रही थी ना। मेन यूनिट जो था फैटी एसिड, अब वो इसमें नहीं है। ये जो कार्बन चेन है ना, ये पूरी की पूरी सिंथेटिक है। कार्बन चेन जो है वो सिंथेटिक है। इसीलिए डिटर्जेंट को, ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा जाता है, इसीलिए डिटर्जेंट को, वाई डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सोपलेस सोप। देखिए, सोपलेस सोप, ऐसा साबुन जिसमें साबुन नहीं है, ऐसा साबुन जिसमें साबुन नहीं है, सोपलेस सोप। तो देखिए, ये एक तरह से सोप ही है। डिटर्जेंट जो है वो एक तरह से तो सोप ही हुआ ना, क्योंकि इसका काम, इसका स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग सब कुछ बिल्कुल सोप जैसा है। तो देखिए, वर्किंग स्ट्रक्चर एक्सेट्रा ऑफ डिटर्जेंट आर जस्ट लाइक सोप, are just like soap, but the main unit, that is fatty acid, is not present in it, so it is called soapless soap. अब तक मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं। एक तो डिटर्जेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि साबुन में ये कमी थी कि साबुन हार्ड वाटर और एसिडिक वाटर के साथ स्कम बना रहा था, झाग नहीं बना पा रहा था। उसका सॉल्यूशन ये निकाला कि अगर सोडियम के साथ सल्फेट ग्रुप हुआ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसीलिए डिटर्जेंट बनाया गया। डिटर्जेंट का फॉर्मूला CH3CH211OSO3Na, ये पूरा सल्फेट ग्रुप है, SO4 ग्रुप सोडियम के साथ जुड़ा हुआ, इधर कार्बन चेन है, वही है बिल्कुल। ये उसके 2 नाम और फॉर्मूले लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर वर्किंग बिल्कुल सोप जैसी। ये क्वेश्चन आता है, वाई डिटर्जेंट आर कॉल्ड सोपलेस सोप। तो डिटर्जेंट को सोपलेस सोप क्यों कहा गया, इसका आंसर दे दिया कि बिल्कुल साबुन की तरह काम करता है, साबुन जैसा स्ट्रक्चर है, सब कुछ साबुन जैसा है, लेकिन जो साबुन में मेन यूनिट होती है ना फैटी एसिड, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको सोपलेस सोप बोलते हैं। अब आती है आखिरी क्वेश्चन की बारी, इसकी मेरिट और डीमेरिट। तो इधर इसकी मेरिट लिखते हैं, इधर इसकी डीमेरिट। और ये मेरिट और डीमेरिट किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? साबुन से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसकी मेरिट देखिए, इसकी एफिशिएंसी जो है ना, वर्किंग एफिशिएंसी, वो ज़्यादा है। किससे? साबुन से। वर्किंग एफिशिएंसी इज मोर। दूसरे नंबर पे इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, लेस वाटर रिक्वायर्ड। जो सबसे इम्पोर्टेंट, एसिडिक वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो, ये दोनों में ही अच्छे से काम करता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वर्क प्रॉपरली। जबकि साबुन के साथ काम नहीं कर पा रहा था, पानी ज़्यादा चाहिए था साबुन को, वर्किंग एफिशिएंसी भी कम थी। डीमेरिट देखिए, ये 100% नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डेबल लिखना था बेटा, स्पेलिंग सही कर लेना, बायोडिग्रेडेबल। ये 100% नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स टू से ये डिग्रेड नहीं होता है। जब डिग्रेड नहीं होगा तो पोल्यूशन करेगा, और किस किस तरह का पोल्यूशन करेगा ये सुन लो। पहली बात तो, डिटर्जेंट का पानी आप कपड़े धो के नालियों में डालते हो, जो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी वाटर बॉडी में मिलता है, यानी कि वाटर पोल्यूशन होगा। सैंड में डालोगे, रेत में डालोगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा। ज़मीन पे ये जो पेड़ पौधे हैं, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करेंगे। और लास्ट, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जब पानी में जाता है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, यानी कि सोल्यूबल ऑक्सीजन, जिसमें से ये फिश हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सांस लेते हैं।
ये वहाँ जाके डिटर्जेंट जब पानी में जाएगा तो उस पानी के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो पानी में होनी ही चाहिए एक्वेटिक लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए, उसको कम कर देगा, BOD को कम कर देगा। तो उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है ना, वो घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाएगी। यानी कि डिटर्जेंट जब आप नदी नाले समुद्र कहीं फेंकोगे, डालोगे उसमें, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर करके अपने आप के नए नए कंपाउंड्स बनाता रहता है, यानी कि उस ऑक्सीजन को यूज़ कर जाएगा। जब ये ऑक्सीजन को यूज़ करेगा तो फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे? वो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ जाएगी। तो इसकी मेरिट अच्छा काम करता है, कम पानी की ज़रूरत होती है, एसिडिक और हार्ड वाटर में भी प्रॉपरली काम कर लेता है। लेकिन इसकी डीमेरिट, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस वजह से ये पोल्यूशन करता है, सब तरह के पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। पानी में जाते के साथ ये आगे उसकी ऑक्सीजन को यूज़ करके आगे अपने फर्दर कंपाउंड बनाता रहता है, जिस वजह से वहाँ की ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी। और सॉइल में जाने के बाद ये फर्टिलिटी को कम कर देगा, सॉइल की फर्टिलिटी को, उपजाऊ शक्ति कम कर देगा, तो पेड़ पौधे ढंग से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना।